तो यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त 4 बड़ी तस्वीरों से आपको रूबरू कराते हैं। 5वें चरण की हॉट सीट पे वोटिंग जोर शोर से हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें इन 4 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि मतदान किस कदर चल रहा है। सबसे बड़ी कवरेज प्राइम न्यूज पे आज जारी है और दिन भर पल पल की जानकारी चुनाव से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाएंगे और अलग अलग वक्त पे अलग अलग पैनल के साथ विश्लेषण भी चुनाव का होगा कि किन मुद्दों पे मतदान हो रहा है और प्रदेश का मूड क्या है। तो सबसे बड़ी कवरेज ये 4 तस्वीरें अयोध्या, प्रयागराज, श्रावस्ती और कौशांबी की, जहां पे मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया मतदान को लेकर। हालांकि आज सुबह से ही कई जगह से ईवीएम खराबी की शिकायतें भी आ रही हैं और लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। तो वहीं 5वें चरण की वोटिंग के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आज जिस विधानसभा क्षेत्र से सिराथू से 251 सिराथू विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, आज यहां भी मतदान हो रहा है 5वें चरण की जो 61 सीटें हैं उसमें से। और आज मैं अभी अपनी पूज्य माता जी का, बड़े भाई साहब का, भाभी जी का, सबका आशीर्वाद ले लिया और भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अब क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाऊंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिराथू विधानसभा क्षेत्र में सिराथू की जनता सिराथू के बेटे को कमल का फूल खिला करके भारी अंतर से यहां से विजयी बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में चूंकि भाजपा की सरकार हर दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित की दृष्टि से, गरीबों के हित की दृष्टि से, किसानों के हित की दृष्टि से, मजदूरों के हित की दृष्टि से यह आवश्यक है। इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि कमल खिलाएं। और मैं अपील भी करता हूं आप सबके माध्यम से, लोगों से घर से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेरी सीट में मैं तो सीधे अपने लिए सबका आशीर्वाद कमल के फूल पर मांगता ही हूं, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश की जो 60 और सीटें हैं उसमें भी लोग घरों से निकलें और भारी मतदान करें। और यह लोकतंत्र का एक जो महापर्व है, या विधानसभा 2022 के चुनाव का 5वां चरण है। अब केवल 2 चरण बाकी हैं। 7 तारीख को अंतिम चरण का मतदान होगा और 10 तारीख को मतगणना होगी। और 10 तारीख को जनता के आशीर्वाद से जो अहंकार के आकाश में श्री अखिलेश यादव जी घूम रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी साइकिल पहले पश्चिम से उड़ती हुई सैफई गई थी और सैफई और जगह जगह से उड़ती हुई बंगाल की खाड़ी चली जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग 300 का आंकड़ा पार करेंगे और अपने गठबंधन के साथ हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी। मैंने तो हमेशा कहा था कि जो अपनी सीट है वो मैं बाहुबली से लड़ रहा हूँ, नहीं किसी पार्टी से। जो भी सामने होगा वो मुखौटा है। तो जनता को आज निर्णय करना है। मुझे उम्मीद है कि जनता जो विकास के कार्य किए हैं, अन्य किए हैं, उस पे वोट देगी। और साथ ही साथ जनता जो है, जो भयमुक्त समाज, जो सबसे बड़ा मुद्दा है और शहर पश्चिमी का है कि जो बाहुबलियों का वर्चस्व खत्म किया है, उस पे वोट जरूर डालेगी। लॉ एंड ऑर्डर जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी तो गुंडा राज तो था ही था, उसको खत्म किया है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। तो ये वो दिग्गज जिनकी साख आज दांव पे है। अब ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं किस जिले में कितनी सीटें हैं। अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें, श्रावस्ती में 2, बहराइच में 7 और बाराबंकी की 5 विधानसभा सीटों पे आज वोट डाले जा रहे हैं। गोंडा में 7 सीटें हैं, अमेठी की 4 और सुल्तानपुर की 6 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रतापगढ़ में 7, कौशांबी की 3 और रायबरेली की 1 विधानसभा सीट पर आज वोट डाले जा रहे हैं। अयोध्या में 5 सीटें हैं, चित्रकूट में 2 और प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें हैं। और ये तीनों ही जिले जो हैं वो कई मायनों में अहम होंगे और आज का ये 5वां चरण भी कई मायनों में खास है, जिसमें अयोध्या, जिसमें प्रयागराज, धार्मिक नगरियां और चित्रकूट शामिल है, प्रतापगढ़ शामिल है। इन जिलों में आज मतदान हो रहा है। 5वें चरण का ये जो रण है यहां तक पहुंच चुका है। आधे से ज्यादा जो चुनाव है वो लगभग पूरा हो चुका है। 2 चरण बाकी हैं। 2017 पे अगर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा दबदबा था और बसपा खाता नहीं खोल पाई थी। समाजवादी पार्टी की 5 सीटें आई थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जबकि निर्दलीय 2 जीते थे। तो ये
दबदबा भारतीय जनता पार्टी क्या 2022 में कायम रख पाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2022 और 2017 में कई अंतर हैं। उस वक्त एक तरफा लहर थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के आगे विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया था, और इस बार समीकरण थोड़े बदले हैं, हालात थोड़े बदले हैं, नजरिया थोड़ा बदला है और मुद्दे भी बदले हुए हैं। अब जनता किसके साथ जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन आज कई दिग्गजों की साख दांव पे है, जिसमें सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज पर भी दाव है, सिद्धार्थनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री प्रयागराज पश्चिम से उम्मीदवार, और नंद गोपाल नंदी की साख भी आज दाव पर लगी है। 12 जिले हैं, 61 सीटें हैं, 692 उम्मीदवार हैं और कई दिग्गज हैं जिनकी साख आज दाव पर है। देखना होगा कौन बाजी मारेगा, 5वें चरण का बाजीगर कौन होगा और किसका दबदबा रहता है, भारतीय जनता पार्टी का या फिर गठबंधन का, बसपा का या अन्य दल जो हैं जिस तरीके से एक्टिव होके चुनावी मैदान में हैं, वो देखना होगा। तो चुनाव को लेकर आज दिन भर पल पल की जानकारी हम लगातार प्राइम न्यूज पे अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। महा कवरेज आज ये जारी है और विश्लेषण भी होगा। हमारे साथ इस वक्त एक वरिष्ठ पैनल जुड़ चुका है, जिसमें दीपक सोनकर हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सत्यजीत सिंह है जो कि प्रवक्ता है पीएसपीएल के, और अरविंद जयतिलक है, वरिष्ठ पत्रकार है। अरविंद जी, आप तीनों का बहुत स्वागत है। और अरविंद जी, शुरुआत आपसे आज की करते हैं कि 5वें चरण तक चुनाव पहुंच चुका है और यह 5वां चरण कई मायनों में खास है, खासकर अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, धर्म की ये नगरी जहां मतदान हो रहा है। क्या संदेश जाएगा आज यहां से? बिल्कुल आपने सही कहा। 4 चरण के बाद जो है 5वां रण जो है जिस इलाके में हो रहा है वह ढेर सारे राजनीतिक निहितार्थों को समेटे हुए। बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर जो है सांस्कृतिक चेतना को मुखरित करने वाले धार्मिक स्थल हैं, चाहे वह अयोध्या हो, फिर आपका प्रयागराज हो या एक हिस्सा चित्रकूट का भी हो। इसके अलावा आप देखेंगे तो यह अर्ध सामंती क्षेत्र भी है, जहाँ पे बाहुबलियों का, राजाओं का एक जमावड़ा भी है जो अपना रसूख और रियासत पर हमेशा से काबिज रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण क्षेत्र की इसमें किसी एक जाति का कोई डोमिनेंस फैक्टर नहीं है। आप जैसे पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे में देखेंगे तो वहां पे एक डोमिनेंस फैक्टर रहा, चाहे जाटों का रहा, चाहे मुसलमानों का रहा, चाहे यादव लैंड के तौर पे। लेकिन आप चौथे और 5वें में देखेंगे तो यह इलाका जो है मिश्रित जनसंख्या वाला इलाका है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जैसे गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर में मुसलमान जो है 20 से 30% है, लेकिन उस तरह का धार्मिक ध्रुवीकरण यहाँ पे नहीं चलता है। आप देखेंगे 2012 में समाजवादी पार्टी जो है यहाँ पे जो है रेनबो पॉलिटिक्स की और जो है तकरीबन 31% सीटें हासिल कर उस 2012 में 41 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन आप देखेंगे कि जब 2017 में कांग्रेस पार्टी के साथ तो समझौता करती है तो उसका वोट शेयर गिर करके, जबकि ये माना जाता है कि जब गठबंधन की राजनीति होती है तो वहां पे जो सीटें बढ़ती है वोट शेयर बढ़ता है, लेकिन वो सीट शेयर जो है भी कम हो गया, 5 पर सिमट गई और वोट शेयर भी घट करके 3% 28 पर आ गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे कि 2012 में 13% यहाँ पे पाती है और यहाँ पर आकर के 2017 में 41% और अपने सहयोगी दल के साथ मिलकर के 53 सीटें। यहाँ एक चीज और गौर करना होगा कि बहुजन समाज पार्टी के ढेर सारे बड़े नेता समाजवादी पार्टी में चले गए हैं और यह इलाका जो है कहीं ना कहीं जो है आप जो गैर जाटों हैं उनकी सर्वाधिक भागीदारी है। आप पूरे इलाके को देखेंगे 12 जिलों की, तो इसमें 22.5% दलित हैं, तो इस 22.5% का 40% अकेले जो है पासी समाज के लोग हैं। इंद्रजीत सरोज यहाँ बड़े नेता माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं। अब यह इसका कितना जो है फायदा मिलता है यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब देखिए 2 जिले जो कौशाम्बी है, इलाहाबाद जो है या कहीं ना कहीं जो है द्वाब के क्षेत्र में है, और इसके अलावा जितने भी जिले हैं पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी अब जो युद्ध के सैनिक हैं या पश्चिम से होते हुए तेज गति से जो है पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं, और यह इलाका काफी हद तक तय कर देगा कि जो है उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। जी ठीक। दीपक सोनकर, इस चरण में क्या उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को? चूंकि 2017 के बाद हालात काफी बदले हैं, समीकरण भी बदले हैं, अब 22 के चुनाव में आप लोगों को क्या उम्मीद इस चुनाव में? देखिए राजेश जी, ये जो 5वें चरण का चुनाव है, निश्चित रूप से हमारे अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने पूरा एकदम विश्लेषण से इस क्षेत्र के 5 क्षेत्रों के विषय में आपको बताया
कि किस तरीके से अयोध्या के क्षेत्र में भी चुनाव है, प्रयागराज के भी क्षेत्र में चुनाव है और चित्रकूट के क्षेत्र में भी चुनाव है। तो ये जो अवध क्षेत्र से लगा हुआ है चुनाव है, तो अवध क्षेत्र में भगवान राम बसते हैं, तो भगवान राम का आशीर्वाद जिसके साथ होता है उसकी जीत सुनिश्चित होती है। तो जिस तरीके से आस्था के क्षेत्र में काम की व्यवस्था को बदलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस तरीके से स्टैंड में बैठे हुए भगवान राम को अच्छे मंदिर भवन में बैठाने का काम किसने किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जिस तरीके से लगातार उस विकास के मुद्दे के साथ भी अगर हम बात करेंगे तो चाहे बनारस का विश्वनाथ कॉरिडोर दिखाई देता है, और लगातार जिस तरीके से विकास में हम लोग हर गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ लगातार जनता से कनेक्ट हुए हैं, तो चाहे प्रथम चरण की बात हो, चाहे द्वितीय चरण की बात हो, तृतीय चरण की बात हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी का जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। हमको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लोग विकास के लिए वोट कर रहे हैं। लोग वोट कर रहे हैं कि हमको अच्छी बिजली मिली है, गरीब वोट कर रहा है कि हमको आवास मिला है, गरीब वोट कर रहा है कि हमको अच्छी सड़क मिली है, अच्छी सुरक्षा देने का काम किया है। और मैं भी बताना चाहता हूँ राजेश जी कि किस तरीके से बहनों ने भी अपना वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाला है कि हमको अगर सुरक्षा देने का काम किया है तो आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने, हमको विश्वास जताने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो जिस तरीके से आज ये सुरक्षा और विश्वास की बात लगातार बहनों के यहाँ से आ रही है, और जनता से ये उम्मीद, हमारी जनता एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद के साथ उनको वोट कर रही है कि जिस तरीके से हमने 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, आने वाले समय में भी निश्चित रूप से ठीक है। यानी आपको भरोसा है कि जो आप लोगों ने काम 5 साल में किया है उस काम के दम पे आपके साथ जनता जाएगी, आपका भरोसा है। सत्यजीत जी, आप लोग खुद को इस चरण में कहां देख रहे हैं, इस चुनाव में कहां देख रहे हैं? क्योंकि 4 चरण का चुनाव हो चुका है, आज 5वें की बारी है, और 5वें में धर्म और आध्यात्मिक मामला जो है वो भी काफी दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रयागराज है, अयोध्या है, चित्रकूट है, धर्म की ये नगरियां। तो इसमें कहां देख रहे हैं खुद को आप? देखिए राजेश जी, अगर स्पष्ट मैं कहना चाहूं तो स्पष्ट ये कह सकता हूं कि पिछली बार के चुनाव में 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई। समाजवादी पार्टी कहने मतलब हम 5 सीटों पे सिमट के रह गए थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि धार्मिक क्षेत्र में और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था, और भारतीय जनता पार्टी उस मकसद में कामयाब हो गई। जनता 5 साल तक इस बात के लिए पश्चाताप करती रही, पछतावा करती रही कि क्या बताएं, हम धर्म के नाम पर उनको वोट दे दिए, जिसका परिणाम हमें नहीं मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद, 4-4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद पूरी तरीके से जनता जो है ये जान गई है कि जो पिछली बार की गलतियां हुई थी, भूल हो गई थी, बहकावे में आ गए थे। क्योंकि जनता तो बड़ी समझदार होती है, लेकिन धर्म एक ऐसी चीज होती है कि उसमें किसी को भी बहकाया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहका करके वोट लेने का काम किया, और उसका परिणाम यह आया जो है कि उत्तर प्रदेश विकास के बजाय विनाश की तरफ चला गया। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि काम पे वोट मांगेंगे, किस काम पे वोट मांगेंगे? थोड़ा सा हमें स्पष्ट कर दें कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है 3,769 हत्या के मामले दर्ज हुए हैं उत्तर प्रदेश में, 12,913 अपहरण के मामले दर्ज हुए हैं, 12,714 दलितों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज हुआ है, 49,385 महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, 51,983 हिंसक अपराध के मामले दर्ज हुए हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जितने मामले मैं बता रहा हूं, इसमें भारत में, मतलब हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे टॉप किया है। तो क्या इस उपलब्धि पे वोट मांगेंगे? क्या इस उपलब्धि मांगेंगे कि हमारे यहाँ हत्या ज्यादा हो जाती है, अपहरण ज्यादा हो जाता है, दलितों के खिलाफ अपहरण ज्यादा हो जाता है, महिलाओं के खिलाफ अपराध ज्यादा हो जाता है, हिंसक अपराध के मामले हमारे यहाँ ज्यादा हो जाते हैं? इस उपलब्धि पे वोट मांगेंगे? देखिए, उपलब्धि के नाम पर गिनाने के लिए सिर्फ इनके पास यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। मैं कहता हूँ राजेश जी, हमारे यहाँ चाणक्य का बड़ा नाम है, और उन्होंने कहा था प्रजा सुखी सुखम राज्ञा। राजा का धर्म होता है कि अगर प्रजा सुखी है तो राजा स्वयं सुखी है, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में उल्टा हुआ है। राजा तो सुखी था लेकिन प्रजा सुखी नहीं हुई, सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। तो क्या ये चलेगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस बार जनता मन बना चुकी है, जनता ने तय कर लिया है कि इस 61 सीटों पर जो 5वें चरण का चुनाव है, देखिए समीकरण भी हमारे पक्ष में है, समीकरण भी हमारे पक्ष में है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा राजेश जी, 2012 में यहाँ पर मुझे 41 सीटें मिली थी, 41 सीटें। 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो उस समय इनको 7 सीटें मिली थी। तो उस समय चूंकि मैं 41 सीटें पा चुका था,
और ये तय मान के चलिए कि इस बार मैं 51 सीटें पाने जा रहा हूं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस बार आप वापसी कर रहे हैं और दमदार तरीके से कर रहे हैं। दीपक सोनकर, देखिए कई बातों को उन्होंने गिनवाया है और उन्होंने कहा कि इस बार समीकरण हमारे साथ है, आपके काम पे भी कटाक्ष किया। देखिए राजेश जी, जिस तरीके से समीकरण और विकास की योजनाओं के साथ कौन जनता तक पहुंचा है, किस तरीके से लोगों तक उनको योजना से जोड़ने का काम किसने किया है, ये तो निश्चित रूप से 10 मार्च को इस परिणाम में तय हो जाएगा। मगर मैं फिर भी अपने भाई को बताना चाहता हूं, जहां जब भी अपने गुणगान की बात कर रहे थे, मगर 2012 से 17 तक की घटनाओं को मैं भी ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि किस तरीके से हमारे दलित भाइयों की जमीनों को कब्जा करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग किया करते थे। उदाहरण है मेरे पास कि 2016 के अंदर किस तरीके से मुरादाबाद में बिलारी में हुई हमारे ही सोनकर समाज की एक परिवार के साथ पूरी जमीन कब्जाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया। उसी जगह पर 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने उस दलित समाज को उसका हक दिलाने का काम किया। और किस तरीके से आज कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप एनसीआर की डाटा की बात कर रहे हैं, मान्यवर जरा 2016 से और 2022 के एनसी डाटा को कंपेयर करिए कि कितनी घटनाओं में वहां घटती है, कितनी घटनाओं में यहाँ बढ़ती है। तो इस तरीके से, और जहां मैं एनसीआर की डाटा की बताऊं राजेश जी, वहां तो मुकदमे FIR दर्ज ही नहीं होते थे, घटनाएं हो जाती थी तो कोई वहां सुनने वाला ही नहीं होता था। इस तरीके से वहां देवरिया के अंदर भी एक दलित किसान के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा करके उसकी हत्या कर दी गई और उसके ऊपर उसकी मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। वो लोग रोते बिलखते हुए वहां अपनी आत्महत्या करनी पड़ गई। तो जिस तरीके से उन घटनाओं को भी देखने को मिल रहा है, तो और मेरे देखा है कि 2017 से पहले किस तरीके से भूमाफियाओं का, अपराधों का एक वातावरण बना रहता था। राजेश जी, मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि व्यापारी अपने दुकान पर ठीक से व्यापार करने के बाद सुरक्षित अपने घर पर नहीं पहुंचता था, सुरक्षा का माहौल नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोग व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, दूर देश से अपने व्यापार को डेवलप करने के लिए आ रहे हैं, तो सुरक्षा के विश्वास के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षा, सुशासन और विकास जो है उस क्षेत्र में काफी काम किया है और उसके दम पे एक बार फिर आपको भरोसा है कि जनता आपका साथ देगी, लेकिन ये जनता तय करेगी और 10 मार्च को तस्वीर साफ होगी। अरविंद जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अयोध्या का जिक्र पूरे देश में हुआ है और उत्तर प्रदेश की राजनीति के तो केंद्र में अयोध्या रही है। पिछली दफा विपक्ष ये कहता था कि ये मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब मंदिर वहां पे बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई। क्या जो मंदिर का मुद्दा है, अयोध्या का जो जिक्र है, वो इस पूरे 5वें चरण को प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल राजेश जी, देखिए अयोध्या का मसला भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है राजनीति का, और पूरे भारत की राजनीति की धारा को जो है मोड़ने में अयोध्या जो है कहीं ना कहीं उसकी अहम भूमिका रही है। अब यह मुद्दा कितना इस चरण में प्रभावी होगा या आने वाले चरणों में, यह तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रही है और इसी के इर्द गिर्द जो है अन्य जो विपक्षी राजनीतिक दल है उनको घेरने का काम कर रही है, सवाल पूछ रहे, तो स्वाभाविक रूप से उसे लगता है कि हथियार जो है अभी भी जो है कारगर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप देखेंगे तो कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में तभी वापसी होता है, चाहे आप उड़ीसा का देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, या शीला दीक्षित की 3 बार सरकार जो जनता तक डिलीवरी पहुंचाने में सफल रहा है। अब ये सवाल उठता है कि क्या मौजूदा जो सरकार है वो डिलीवरी जो कर पाई है जो हाशिए के लोगों को। देखिए इस क्षेत्र में जो है आप देखेंगे तो अभी ये आपके नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, उसमें उत्तर प्रदेश 3रे नंबर का गरीब राज्य है जिसमें 38% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं उसके मुताबिक। यानी आप देखेंगे तो 7.5 करोड़ लोग जो है इसके नीचे रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या 7.5 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उनको कितना आश्वस्त किया और कितना विश्वास मिली है। अब लोगों के पास जाइए तो लोग पूरी तरह से कह रहे हैं कि नहीं, मुझे जो है अनाज मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं जो एक जो है राशन की जाति कह सकते हैं उसको, जो एक अपना भारतीय जनता पार्टी इसको जो है कहीं ना कहीं जो है अपने पक्ष में लामबंद करने में सफल रही है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आप देखिए, पहले चुनाव से देखेंगे अभी तक तो महिलाओं के से आप जब पूछते हैं कि भाई आपके लिए मुद्दा क्या होगा, तो कहते हैं कि सुरक्षा हमारा मुद्दा होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 5वें चरण में 41% महिलाएं, यानी जो 100% महिलाओं में 41% महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी को जो है वोट दी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि
आप इस चुनाव में देखेंगे तो सिराथू में जिस तरह से डिम्पल जी और जया बच्चन जी को मैदान में उतारा गया, कहीं ना कहीं वो जो महिलाओं को आश्वस्त करने के लिए ही उतारा गया। यानी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि महिलाएं जो बड़ी तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ पिछली बार की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो इससे उभरने के लिए यह मैदान में उतारा गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस चरण में समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो राशन जो है हम 5 साल तक फ्री देंगे। यानी जो हाशिए के लोग हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो है राशन जो है जो फ्री में दिया जा रहा है, गरीबों तक पहुंचा जाए, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से जो है यह मैटर जो है काउंट करता है। और मजेदार बात यह कि यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी चाहे गठबंधन की है अपना दल से, या भारतीय जनता पार्टी है जो की है अपना दल से एक हिस्से से, तो उसका भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा। राजेश जी। सत्यजीत जी, क्या आप लोगों को भरोसा है कि इस बार, चूंकि पिछली बार बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, करीब 51 सीटें इन 61 में से उनके खाते में गई थी, आप लोगों को 5 मिली थी, इस बार आप लोगों को क्यों लगता है कि जनता आप पे भरोसा करेगी? एक चीज। दूसरा ये कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मंदिर का मुद्दे को भुना रही है, आपको लगता है कि 2017 के बाद 22 का जो चुनाव है वो भी पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जनता को ज्यादा दिनों तक राजेश जी गुमराह नहीं किया जा सकता। मेरा अपना मानना है जनता को कुछ दिनों तक तो गुमराह किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। इनका चाल चरित्र चेहरा, भारतीय जनता पार्टी की पहले से ये बात रही है कि हम चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी हैं, लेकिन इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। ये लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन क्रियान्वयन नहीं करते। इनके द्वारा क्रियान्वित नहीं होता कोई काम जो है, और जब क्रियान्वयन नहीं होता कोई काम जो है तो उससे जनता ऊब जाती है, त्रस्त हो जाती है, जनता को परेशानी होती है, प्रदेश पीछे चला जाता है, प्रदेश का विकास रुक जाता है। भारतीय जनता पार्टी अगर क्रियान्वयन करती, अपने वादों को, अपने इरादों को सही से अगर कंप्लायंस करती, तो जाहिर सी बात है कि जनता त्रस्त ना होती, जनता पस्त ना होती। लेकिन इन्होंने क्रियान्वयन ना किया, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से, देखिए, मार्मिक अपील करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन कहीं भी जो है इनके कार्य जो है जमीन पे दिखाई नहीं पड़ते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। राजेश जी, इनके लिए मैं बात कहूंगा, पुरानी बात है कि दिलों में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बीजेपी वाले दुनिया में यही व्यापार करते हैं, इनका व्यापार ही यही है। ये दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से बहुत प्यारी बातें करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को पूरी तरीके से जनता के बीच में अब उजागर हो चुका है। इसको कुछ बताने वाली बात नहीं। रही बात मेरी, तो समाजवादी पार्टी ने 2012 से 2017 के बीच में काम किया है, और काम का ही नतीजा रहा है कि उत्तर प्रदेश आगे गया था, और काम का ही नतीजा रहा कि हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली थी। हमें याद है आज भी कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी उस समय जो है सिंचाई मंत्री हुआ करते थे, पीडब्ल्यूडी विभाग भी उनके पास था। उस समय जो है नहरों को पानी मिलता था, किसानों को खाद बीज की कोई दिक्कत नहीं होती थी। ठीक, सत्यजीत जी, मैं लौटता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि प्राइम न्यूज पे लगातार चुनाव से जुड़ी जो पल पल की अपडेट है वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं विश्लेषण के साथ साथ। रायबरेली से खबर है, जहां पे मतदान स्थल से पुलिस ने एक नाबालिग बच्चे को पकड़ा है, और मतदान करने आया था 13 साल का ये बच्चा। पूछताछ के बाद बच्चे को हिरासत में फिलहाल लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये यहाँ पे कैसे पहुंचा मतदान करने के लिए, और क्या इसके पीछे कोई साजिश है, नासमझी है, या फिर कोई और वजह है, ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। तो रायबरेली से खबर है, जहां मतदान स्थल से पुलिस ने नाबालिग को पकड़ा है, और मतदान करने आया था ये 13 साल का बच्चा, जिसको अब पुलिस जिससे पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या इसके पास मतदान का जो यानी वोटर आईडी कार्ड है, क्या वो था, क्योंकि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, 18 साल के जो युवा है, उनका ये बनता है। किस बिहाफ पे मतदान करने आया, क्या नासमझी से आया, अनजाने में आया, या फिर कोई साजिश है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर अभी मैं चेकिंग में आया तो देखा कि एक देखने से मुझे लगा कि काफ़ी कम उम्र है इसकी, और ये वोट दे रहा है, तो इसको चेक किया गया है, और यहाँ पर उपस्थित जो मजिस्ट्रेट हैं उनको बताया गया है, और वो जानकारी कर रहे हैं कि क्या मामला है और कैसे। यहाँ पर मैं आज सलोन विधानसभा में 27 तारीख को जो चुनाव हो रहा है, इसमें हमारी कुल 13 कंपनी की POS लगी हुई है, और इसके अलावा 2 कंपनी की PAC भी है, और इसके साथ यहाँ पर हम लोगों ने क्लस्टर मोबाइल और QRT मोबाइल, इन सब अलग अलग पुलिस सेक्टर मोबाइल, जोनल पुलिस मोबाइल, कई तरह की मोबाइलें बना रखी हैं जो लगातार भ्रमण कर रही हैं। तो कई तरह की शिकायतें और खबरें भी लगातार आ रही हैं, और प्राइम न्यूज पे चुनाव से जुड़ी पल पल की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक वरिष्ठ पैनल भी है हमारे साथ, विश्लेषण भी हो रहा है, और जानकारियां भी सबसे पहले और सबसे सही आप तक पहुंचाई जा रही हैं। दीपक सोनकर,
सत्यजीत जी का यह कहना है कि आप लोगों ने 2017 में गुमराह कर दिया था जनता को, धर्म के नाम पे और तमाम दूसरी बातों पे। अब जनता बार बार गुमराह नहीं होगी। इस बार उन्होंने कहा कि जनता हमारे साथ है, हमारे समीकरण के साथ है और गुमराह इस बार नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात कही आदरणीय सत्यजीत जी ने कि जनता इस बार गुमराह नहीं होगी। जिस तरीके से 2017 में काम बोलने का नारा था कि काम बोलता है, कारनामा बोला, उसका जवाब जनता ने दिया। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास दिख रहा है, उसका जवाब भी 2022 में समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है। 2022 से सपा जो है, सपा होने वाली है। लगातार जिस तरीके से कानून व्यवस्था को मजाक बनाने वाले 2012 से 17 तक के ऐसे लोगों को आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं राजेश जी कि जिस तरीके से पीछे गए किए गए कार्यों के आधार पर ही आज जनता उत्तर प्रदेश के लोगों का जो मैंने उत्तर प्रदेश में चयन कर रही है। पीछे हमारे कार्यकाल में हमने क्या करके जनता को दिखाया है, मैं आपको एक बात और बताऊं राजेश जी कि 5 साल के कार्यकाल में माने समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, कभी किसी ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने का काम नहीं किया। कभी किसी ने यह बताने का काम नहीं किया कि 5 साल हमने इस जनता के लिए, इस योजनाओं के लिए किन किन योजना से जोड़ने का काम किया है। मगर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने का काम किया और जनता का विश्वास जीतने का काम किया। जिस तरीके से दूसरी बात यह भी है कि आज एक चीज को समझ रही है जनता कि आतंकवाद के साथ कौन है और आतंकवाद को हटाने और दुश्मनी को उनको भगाने वाला कौन है। किस तरीके से कानून व्यवस्था को तोड़ने वाला कौन है और कानून व्यवस्था को लाने वाला कौन है। सुरक्षा को, विरुद्धों को खत्म करने वाला कौन है, सुरक्षा की व्यवस्था को बताने वाला कौन है। आज गरीब, दलित, शोषित, वंचित तक योजना पहुंचाने वाला कौन है, गरीबों की जमीनों को हड़पने वाला कौन है, दंगे कराने वाला कौन है, दंगा मुक्त कराने वाला कौन है। तो इस फर्क को समझना पड़ेगा और इस फर्क के साथ में जनता जा रही है कि किस तरीके से आज अच्छी सड़क की व्यवस्था देने का काम किया है, 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करेंगे तो 33 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण का काम करने का काम किया है। 5 साल का हमने हेल्थ कार्ड के 5 साल का अपने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 साल का 5 लाख रुपए का इलाज फ्री करने का काम किया है। तो लगातार जिस तरीके से ये जो काम के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जनता जो ये विकास के मुद्दे के साथ है और विकास की योजना के साथ है, निश्चित रूप से जिस तरीके से आज ये बदलाव दिख रहा है उत्तर प्रदेश में राजेश जी, जनता ने मन बनाया है, जनता ने तय किया है कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को ही लाना है। ठीक है, ये आपका भरोसा है, लेकिन तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी। अरविंद जी, आपसे समझना चाहेंगे कि इस चरण में, यानी जो 5वां चरण है, इसमें धर्म के साथ साथ जातियों की भी बात हो रही है कि एक तरफ जाति का समीकरण है, एक तरफ धर्म की बात है, लेकिन इसके अलावा अगर मुद्दों की बात करें तो इस चरण में वो क्या मुद्दे हैं जो हावी रहने वाले हैं, जिसपे वोट डल रहे हैं, और इसमें जनता का मूड कौन भाप पाया है? विपक्ष अच्छे से समझ पाया है या फिर सत्ता पक्ष अपनी बात पहुंचा पाया है? राजेश जी, देखिए, कहावत है कि समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते हैं, केवल लहरों पर उनको चलना होता है। उसी तरह से जनता ही तय करेगी, जनता ही मुद्दों को तय करेगी। राजनीतिक दल चाहे जो कुछ भी मुद्दा बनाए, और आपने देखा कि जैसा कि दीपक जी ने भी कहा और सत्यजीत भाई ने भी कहा कि अपनी अपनी पक्षों को रखा, लेकिन यहाँ पे देखें तो 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी, 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तीनों सरकार रह चुकी है। अब ये जनता को परखने का भरपूर मौका मिल गया है कि आखिर इन तीनों में कौन जो है जनता की बेहतरी के लिए काम किया है। स्वाभाविक रूप से जो है जनता जो उसको आधार बना करके मतदान करेगी, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे कानून की व्यवस्था हो, या डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने की व्यवस्था। अब ये जनता को तय करना है, लेकिन कई और फैक्टर है यहाँ पर जो कि बहुत भूमिका निभाते हैं। मसलन जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 22% जो दलित जातियां हैं, उसमें 13 सीटें इस इलाके में सुरक्षित है। पिछली बार जो है तकरीबन 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पक्ष में करने में कामयाब रही। अति पिछड़ी जो जातियां हैं, आप देखेंगे तो एक वक्त था जब मुलायम सिंह यादव जो है अति पिछड़ी जातियों के सर्वमान्य नेता हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं जो है उसका फायदा समाजवादी पार्टी को खूब मिला। लेकिन आप देखेंगे बेनी प्रसाद वर्मा के बाद जो इस बेल्ट में तकरीबन 15% जो कुर्मी नेता है, उसका जो एक बड़ा जो चेहरा है समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं जो है उसको भरपाई करने में कामयाब रही, लेकिन क्योंकि उनका परिवार जो है कई चीजों को लेकर के आपस में जूझ रहा है, तो उसका एक हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। यह देखना सबसे बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, सत्यजीत भाई ने सुपाल जी की चर्चा की
परिवार तो सफाई परिवार एक तो जरूर हो गया, लेकिन जिस तरह से अभी भी जनता में संदेश गया है कि शिवपाल जी को जो तवज्जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा, जो कि मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि जो शिवपाल सिंह यादव है संगठन के मामले में पूरे यूपी में उनके जैसा शायद ही कोई नेता हो जो ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक के नेताओं को या जो कार्यकर्ता है उनको भली बात मैं जानता हूं, लेकिन उनकी ऊर्जा का जो है इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिखा है। माना जा रहा था कि उनकी ऊर्जा का जो है समाजवादी पार्टी इस्तेमाल करेगी। आप देख लीजिए कहीं भी उनको जो है बड़ी रैलियों में ना तो शिरकत किया जा रहा है, ना मंच शेयर किया जा रहा है। तो जो उनको मानने वाले जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं कहीं ना कहीं उदासीन है। पार्टियों का तो गठबंधन हुआ है, लेकिन जो अब देखना दिलचस्प होगा कि जातियां क्या शिफ्ट कर रही हैं, यह सबसे अहम बात होगी। राजेश जी। ठीक, सत्यजीत जी, क्या ये बात सही है कि हाथ तो मिले लेकिन दिल नहीं मिले? चाचा भतीजा एक जरूर हुए, लेकिन जो जिम्मेदारी चाचा को मिलनी चाहिए थी वो शायद दिखती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और इसका मैसेज, इसका संदेश जो है वो भी जनता के बीच में जा रहा है। तो फिर कैसे आप लोग पार पाएंगे? देखिए राजेश जी, आदरणीय अरविंद जी ने जो बात रखी उससे मैं सहमत नहीं हूँ। उसका कारण यह है कि जब मैंने पश्चिम का दौरा किया, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण का मैंने दौरा किया जो है, तो विशेष करके देखिए प्रथम चरण जो था वो प्रथम चरण जो है जाट बाहुल सीट थी। द्वितीय चरण में जैसे आप आए जो है तो वहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र था, वो मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। तीसरे चरण में आलू बेल्ट जहाँ पे यादवों की आबादी ज्यादा होती है। मैंने देखा है कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की जब बात आती है तो उन्होंने पश्चिम में जहां जहां भी उनको संदेश देना था, क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक बड़ा संगठन था और कोई भी 75 जिले में ऐसा जिला नहीं था जहां पे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन ना रहा हो, और माननीय आदरणीय शिवपाल सिंह यादव को मानने वाले लोग भी थे। तो यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि तीसरे चरण के चुनाव में जितना भी रोल अदा किया है आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने किया है, दूसरे चरण के चुनाव में भी, प्रथम चरण के चुनाव में भी, और विशेष करके पश्चिम में माहौल बनाने का काम और स्थितियों को अपने अनुकूल लाने का काम, समाजवादियों के पक्ष में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने किया है। क्या रथ यात्रा के दौरान साथ में माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ में नहीं थे? क्या क्षेत्र में जो है तमाम जगहों पे उन्होंने संदेश नहीं दिया? इटावा में उन्होंने जनसभा नहीं की? क्या उन्होंने करहल में जनसभा नहीं की? कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो संदेश देना था, मन से संदेश देना था, उस संदेश को देने का काम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने किया है। और मेरा अपना मानना यह है, अब दिलों की मिलने की बात जहां तक है, दिल तो मिल चुके हैं। अगर दिल ना मिले होते तो इतनी बड़ी पार्टी को पूरी तरीके से जो है समर्पित कर देना, गठबंधन बना करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हमने तो कुर्बानी दी है। हमने उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, उत्तर प्रदेश के हित के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपने दल की कुर्बानी दी, अपने लोगों की कुर्बानी दी। और मैं मानता हूं कि शायद ही त्याग के मामले में आदरणीय शिवपाल सिंह से बड़ा नेता कोई उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नहीं होगा, मेरा अपना मानना है। और यह है इस दौर में 2022 के चुनाव में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने करके दिखाया भी है। तो मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूं, इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव को कहीं भी जो है सम्मान नहीं मिल रहा है। चाचा हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के, और चाचा होने के नाते जितना सम्मान चाहिए वो मिल रहा है। ठीक। और हमारी एक स्ट्रेटजी थी, हमारी एक रणनीति थी, उस रणनीति के तहत हमने काम किया, उसमें मुझे सफलता मिली। हमारा मुख्य मकसद ये था, मुख्य लक्ष्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाया जाए और भारतीय जनता पार्टी सरकार के तमाम जो रणनीति उनको फेल किया जाए, उसमें हम कामयाब रहे। और एक राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा ये मामला सफल रहा, सही रहा, यही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है सत्यजीत जी। दीपक सोनकर, देखिए इस बार समीकरण काफी अलग है। विपक्षी खेमे को अगर देखें तो अखिलेश यादव कई छोटे छोटे दलों को साथ लेके, जातियों को साथ के आप लोगों को बड़ी चुनौती दे रहे हैं। क्या आपको लगता है 2017 वाला इतिहास आप 2022 में दोहरा पाएंगे? वो भी तब जब किसान आंदोलन भी हुआ, कोरोना की 2 लहरें भी देखी, और उसके अलावा लखीमपुर का मामला भी सामने आया, कई चुनौतियां आपके सामने। देखिए राजेश जी, जहां तक आप बात दलों की है, तो जिस तरीके से हमने गठबंधन और दलों का बंधन तो हमने 2014 में भी देखा था, और गठबंधन हमने 2017 में भी देखा था। उसका परिणाम क्या हुआ, जनता किस मुद्दे के साथ गई, ये भी परिणाम में पता लगा। दूसरी बात कि जिस तरीके से आपने और बातों की बात कही, तो जनता आज इन मुद्दों को छोड़ करके, जाति को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके आज विकास के मुद्दे के साथ है, डेवलपमेंट के साथ है। आज की उत्तर, आज का यूथ अपने स्टार्टअप व्यापार को बढ़ा रहा है, उसके स्टार्टअप व्यापार के साथ है। आज का यूथ अलग अलग क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ रहा है, उस टेक्नोलॉजी के साथ है।
इस तरीके से ये जो सोच बदलने का काम किया है, मुझे लगता है आदरणीय अनुसूचित जी बता रहे थे, अपना विश्लेषण में भी बता रहे थे कि यहाँ इतनी जाति का वोट हमारे पास, यहाँ इतनी जाति का वोट हमारे पास, यहाँ इतनी जाति का वोट हमारे पास। मगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के साथ, सब समाज का वोट हमारे साथ, सब जनता का हित हमारे साथ। ये जाति का वोट बैंक बनाने का काम, ये धर्मों का वोट बैंक बनाने का काम कौन करता है, उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है। धर्मों पर बांटने का काम किया जाता है, जाति के नाम पर बांटने का काम किया जाता है, ये कौन करता है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो निश्चित रूप से राजेश जी, जिस तरीके से अपने विकास के काम के बल पर हमने 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया था, और विकास के मुद्दे के साथ ही 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जनता का आशीर्वाद किया था, आशीर्वाद हासिल किया था, और विकास के मुद्दे के साथ ही 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जनता का आशीर्वाद हासिल किया था। और इसी तरीके से लगातार ये जो बदलता उत्तर प्रदेश है, इस बदलते उत्तर प्रदेश के अंदर ही जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही है, चाहे वो प्रथम चरण की बात हो, चाहे द्वितीय चरण की बात हो, चाहे वो पांचवें चरण की बात हो। और आने वाले इस 5वें चरण में जिस तरीके से जहां आस्था के क्षेत्र में, आस्था के केंद्रों का इस क्षेत्र में कहा जाता है, और आस्था में बदलाव करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरविंद जी देखिए, बदलते उत्तर प्रदेश में हालात भी बदल रहे हैं, समीकरण भी बदल रहे हैं, और नजरिया भी बदल रहा है लोगों का, मतदाताओं का। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि 2017 और 22 में काफी अंतर है। हमने कोरोना भी देखा, हमने किसान आंदोलन भी देखा, हमने लखीमपुर का मामला भी देखा, कई चुनौतियां हैं। हालांकि हम राम मंदिर बनता हुआ भी देख रहे हैं, कई उपलब्धियां भी हमने देखी हैं। तो ऐसे में क्या चुनौतियां पार्टी के सामने रहने वाली हैं, और कितनी मुश्किल है 2017 को दोहरा पाना? बिल्कुल, यह बहुत चुनौती है। 2017 का जो ऐतिहासिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 2022 में उसको छू पाती है नहीं छू पाती है तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन ये स्वाभाविक रूप है कि कई मसलों पर, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, चाहे आपका महंगाई का मसला हो, छूटा जानवरों का मसला हो, कहीं ना कहीं यह जो है जो विपक्षी दल है उसको भुनाने में अपना पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब यह सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सारे मसलों को जो है किस तरह से नेपथ्य में ढकेल करके अपनी उपलब्धियों को सामने लाती है। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने एक न्याय योजना राहुल गांधी जी लाए थे, जिसमें 72,000 रुपया लोगों को देने की साल भर में बात कही थी। लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो क्योंकि उसका इसलिए असर नहीं पड़ा कि जब जिस पीरियड में आपका शासन सत्ता होता है, उस पीरियड में अगर आप बेहतर नहीं किए होते हैं तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। आज की तारीख में चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी दल हो, मैं किसी पार्टी की विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर लोगों को लोक लुभावन बातें कहेंगे तो उस पर सहज रूप से विश्वास नहीं होगा। आज की जनता ये मान के चल रही है कि दीर्घ 1.5 दशक में आपने हमारे हाथों में क्या दिया है। एक वक्त था जो क्षत्रिय जो छत्र हुआ करते थे अपनी जातियों के, वो जिस पार्टी के साथ गठबंधन करते तो पूरी जातियां शिफ्ट कर जाती थी। लेकिन आज की स्थिति हुआ नहीं। आपने 2019 में देखा कि किस तरह से सपा बसपा का गठबंधन हुआ, तो माना गया कि भाजपा का टुकड़ा साफ हो जाएगा, भाजपा खत्म हो जाएगी इसी में, क्योंकि इससे बड़ा ऐतिहासिक गठबंधन न भारत में कभी हुआ न हो सकता है। लेकिन उसके नतीजे क्या निकले? कुछ नहीं निकले। तो मेरा मानना है कि आप जो जनता का कितना विश्वास जीत पाते हैं, आप अपने ट्रेनर में कितना अच्छा काम किया है, इसका आकलन जनता जरूर करेगी। बिल्कुल, जनता जरूर करेगी। आप लोग बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर आ रही है, हम प्राइम न्यूज के दर्शकों तक इस खबर को पहुंचाए। उत्तर प्रदेश में चूंकि आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है, और सुल्तानपुर में सुबह 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है। कौशाम्बी में 6.5% मतदान हुआ है, जबकि बहराइच में 7.45% वोटिंग हुई है। और अगर बात बाराबंकी की करें तो यहां पे 6.11% मतदान 9 बजे तक हुआ है। इसके अलावा रायबरेली में 7.48% मतदान हुआ, और चित्रकूट में 8.80% मतदान 9 बजे तक हो चुका है। तो आज चूंकि 12 जिले 61 सीटें और यहां पे वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, 9 बजे तक के जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आ चुका है, और अलग अलग जिलों में अलग अलग मत प्रतिशत दिखाई दे रही है। हालांकि कई जगह ईवीएम खराब की भी शिकायतें आई, कई जगह मतदान उसके चलते प्रभावित भी हुआ, कई जगह वोटिंग शुरू ही नहीं हुई। करीब 8:30 बजे तक 9 बजे तक कई ऐसे बूथ थे जहां पे ईवीएम की खराबी की वजह से मतदान शुरू नहीं हुआ था। और अब 9 बजे तक के जो मतदान प्रतिशत है, यानी 9 बजे तक कितना फीसदी वोटिंग हुई है, उसके आंकड़े अलग अलग जिलों के अलग अलग सामने आने लगे हैं। तो प्रयागराज के लिए रवाना हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी जो माताजी हैं उनसे आशीर्वाद भी लिया। डिप्टी सीएम ने सिराथू में मतदान केंद्र का जायजा भी लिया।
और प्रयागराज के लिए अब वो रवाना हुए हैं। तो लगातार चुनाव से जुड़ी पल पल की जानकारी प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और विश्लेषण भी किया जा रहा है कि 5वें चरण का जो ये चुनाव है उसमें क्या मुद्दे हैं, क्या समीकरण बन रहा है और किसका दबदबा दिखाई दे रहा है। तो चुनाव से जुड़ी ये महा कवरेज आज दिन भर जारी रहेगी, जिसमें जानकारियां भी होंगी, जिसमें विश्लेषण भी होगा और एक वरिष्ठ पैनल भी लगातार हमारे साथ बना हुआ है, जिसमें दीपक सोनकर है, सत्यजीत सिंह है, अरविंद जयतिलक है। सत्यजीत जी, आपने देखा किस कदर जो विश्लेषण है वो भी हो रहा है, जो उम्मीदें हैं वो भी देखी जा रही है, मतदान लगातार चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आप जिस तरीके से पिछली दफा सब अलग अलग थे, चाचा भतीजा में भी मनमुटाव था, अभी एक मंच पे आ चुके हैं, एक साथ आ चुके हैं, अब जो जातियों को भी जोड़ के एक बड़ी चुनौती बीजेपी को दे रहे हैं, उसके बलबूते आप लोग वापसी करेंगे? जी जी राजेश जी, यही स्पष्ट करना चाहूंगा मैं। हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चुनाव में, चरण के चुनाव में आगे जा चुके हैं, हमने लीड ले ली है। हम मानकर चल रहे हैं कि चारों चरण में हमने जो है 180 से 200 सीटें पा ली हैं और जिस तरीके से लहर होनी चाहिए उस तरीके से समाजवादियों की लहर है और ये तय कर लिया है जनता ने, मन बना लिया है जनता ने कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकना है। देखिए, दो बातें हैं, वो सैद्धांतिक रूप से और बुनियादी अंतर देखा जाए अगर तो समाजवादियों ने काम किया है। मैंने बार बार कहा राजेश जी कि 2012 और 2017 के दौरान हमने काम किया है और उसी काम का परिणाम रहा कि अब कंपैरिजन करने का मौका मिला जनता को। 2012 से 17 तक मैंने काम किया और 17 से 22 तक का इनका जो है काम देखा गया। तो दोनों में जब जनता ने कंपैरिजन किया, तुलना की, तुलनात्मक ढंग से अध्ययन किया, तो पाया ये कि समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी लोग ज्यादा बेहतर थे भारतीय जनता पार्टी के बनस्पत। कारण उसका क्या है कि देखिए, तमाम चीजें अगर देखा जाए तो इन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड फोर्स का गठन किया था, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया था, गड्ढा मुक्त सड़क की बात की थी, अपराध मुक्त प्रदेश की बात की थी। क्या आप या हम कहीं भी किसी भी जगह पे जाएं तो उत्तर प्रदेश का कोई कोना ऐसा बता दे जहां पर प्रयागराज से लेकर के मेरठ तक, हम तो कहते हैं कि कोई एक ऐसी सड़क बता दे जो गड्ढा मुक्त हुई हो। अभी लखनऊ में हम लोग रहते हैं, लखनऊ की सड़कों को ही देख लें, सारी सड़कें गड्ढा युक्त हैं। तो क्या गड्ढा मुक्त सड़क की योजना इनकी कामयाब हुई? एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स में गरीब लोगों को परेशान किया गया था, एंटी रोमियो स्क्वाड फोर्स को उनको बंद ही करना पड़ गया। शुरुआती दौर में बड़े गाजे बाजे के साथ एंटी रोमियो स्क्वाड फोर्स का गठन किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद कहां चली गई यही नहीं पता चला। तो एंटी रोमियो स्क्वाड फोर्स चली गई। देखिए, 14 वर्ष तक इसके पहले भी ये बंदोबस्त काट चुके हैं। अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, दीपक भाई साहब, कि हम जो है मतलब अपने कामों के बल पे आते हैं, इसके पहले 14 वर्ष तक कहां थे? 14 वर्ष जब बंदोबस्त काटे ये, तो इनकी पार्टी से जब कोई कैंडिडेट उतरता था विधानसभा चुनाव में तो राजेश जी 3 से 4 हजार वोट पाता था, वो वोट ही नहीं मिलता था इनको। और लेकिन यही वो लोग हैं ना सर जिन्होंने पिछली दफा एक तरफा जीत हासिल की थी, यही वो पार्टी है, यही वो लोग हैं जिन्होंने वनवास काटा और फिर ऐसी वापसी की कि अभी दबदबा भी उनका दिखाई दे रहा है। खैर, जनता तय करेगी, लेकिन अभी कुछ कहना चाह रहे हैं दीपक सोनकर, कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आप ही की बात पे उनका कमेंट ले लेते हैं। दीपक जी, देखिए, मैं आदरणीय अपने सत्यजीत भाई को बताना चाहता हूं, पता नहीं वो कहाँ रहते हैं कि घर से बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। वो लखनऊ की बात कर रहे हैं, लखनऊ के अंदर में ऐसी कौन सी सड़क है जो बड़े बड़े आपको बड़े चौड़े रोड और बड़े अच्छे सड़क नहीं दिख रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों का तो जाल बिछा है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ले लीजिए, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ले लीजिए, और लगातार हमारा गंगा वे एक्सप्रेस वे का निर्माण भी तैयार हो रहा है, और चाहे वो मेरठ से दिल्ली तक का एक्सप्रेस वे ले लीजिए, चाहे लगातार जो सड़कों का, मैंने आप उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सड़कों की व्यवस्था को कहेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी कोना नहीं है जहाँ सड़क व्यवस्था पहुंची नहीं है। आप बिजली की बात कर रहे थे, जहाँ बिजली 3 से 4 घंटे नहीं आती थी, आज वही 24 घंटे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली शहर के अंदर मिल रही है, ग्रामीण के अंदर 16 घंटे बिजली मिल रही है। तो जनता को विश्वास जग रहा है सत्यजीत जी, यहाँ बैठ करके झूठ मत बोलिए। जनता उसका निर्माण तय कर चुकी है, जनता मन बना चुकी है, जनता निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ अग्रसर हो रही है, आपको 2022 में 10 मार्च को उसका परिणाम मिल जाएगा और मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी में आपका मुंह मीठा करा दूंगा। आप चप्पल वालों को हवाई जहाज पे, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बैठाते हैं। आप, जब मैं गड्ढा मुक्त सड़क की बात करता हूं तो आप एक्सप्रेस वे पे चले जाते हैं। आप देखिए, गांवों से कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है छोटे लोकल सड़कों की, क्या गड्ढा मुक्त सड़कें वो हुई? आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चले जाते हैं, आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे चले जाते हैं, आप मेरठ की एक्सप्रेस वे बताने लगते हैं, आप गंगा एक्सप्रेस वे की चर्चा करने लगते हैं। मैं जो सड़कें, जो कनेक्टिविटी जिससे आम जनता चलती है, गरीब जनता चलती है,
जो साधन सुविधा लोग हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सुविधाओं से युक्त लोग तो चलेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। जहां गांव की कनेक्टिविटी की बात आती है तो क्या लोकल सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं? अगर गड्ढा मुक्त नारा दिया था आपने तो उस नारे को क्या आपने अमली जामा पहनाया? अगर नहीं पहनाया तो आपको जवाब देना होगा, इसमें दो राय नहीं है राजेश जी, इसको मैं बता दूं। ठीक, और जवाब वो दे रहे हैं दीपक जी। भाई सत्यजीत जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वह करके दिखाया है, झूठे वादे हुए दिखाई नहीं दे रहे। जो कहा है वो करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश दिखा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की भी सड़कों का निर्माण कराने का जिला पंचायत से काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस तरीके से आज गांव का दौरा करते हैं आप गांव में जाइए, सड़कों के हालात ऐसे हैं। अरे भाई मैं अभी पीलीभीत के गांव से, अरे मैं आपको बता दूं, मैं पीलीभीत के ही अभी 10 गांव से घूम करके आ रहा हूँ। एक भी ऐसी गांव की सड़क नहीं थी जहां तक घरों तक सड़क लोगों के नहीं पहुंची है। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार पहुंची है, क्षेत्र में सड़क, क्षेत्र हो चाहे पश्चिमी क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी को गड्ढा मुक्त सड़कों से निजात नहीं मिला। गड्ढा मुक्त सड़कें जस की तस बनी हुई है। ठीक है अरविंद जी, ये तो आप यहाँ बैठ करके अपने घर के अंदर बैठ करके बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जिसको सड़क मिल रही है, जिसको अच्छा पानी मिल रहा है, जिसको बिजली मिल रही है, वो तो वोट पे करके बता रही है। ये तो अपने एसी के कमरे में बैठ करके आपको बता रहे हैं, ये आप तय नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तय करने वाली है। सड़कों के नाम पर घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काम देने के लिए गड्ढा मुक्त सड़क की योजना लाई गई थी। मैं कह रहा हूं, मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। ठीक है अरविंद जी, सरकार आई। अरविंद जी देखिए, कमियां और काम ये दोनों एक तरफ हैं। सत्ता पक्ष का काम है विपक्ष तमाम कमियों को सामने रख रहा है, लेकिन जो सुरक्षा, सुशासन और विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, धर्म और जातियों की बात भी इस चुनाव में हो रही है, उसको देखें। और जो कमियां विपक्ष सामने रख रहा है, क्या समीकरण और हालात बनते दिखाई दे रहे हैं? क्या विपक्ष का दबदबा दिख रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उनका जो संदेश है वो जनता के बीच में काम कर रहा है? राजेश जी, इसका उत्तर देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी सत्यजीत भाई भी, दीपक जी भी, दोनों लोग गड्ढे और सड़क की बात कर रहे थे। मैं तकरीबन 2007 का आंकड़ा एक दिन देख रहा था, तो पूंजीगत व्यय जो है यूपी में केवल 21% से अधिक किसी भी सरकार ने खर्च नहीं किया है। पूंजीगत व्यय 21% का मतलब आज के 5.5 लाख करोड़ के बजट में 1 लाख करोड़ हुआ। तो वो 1 लाख करोड़ रुपया में आप चाहें कि पूरे, चाहे सपा की सरकार रही हो, बसपा की या भाजपा की, कि आप जो है पूरा गड्ढा मुक्त कर दें, सड़कों को चमचमा दें, यह संभव नहीं है। इसके लिए जो भी सरकारें आए उसको जो है जरूरत है कि रेवेन्यू किस तरह से बढ़े। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि सभी पार्टियां जो है फ्री बिजली देने की बात कर रही हैं, यह जानते हुए कि 90,000 करोड़ का घाटा विभाग चल रहा है। लाइन हाउस जो है 15% है, किसी में 400 करोड़ का नुकसान होता है। पूरे उपभोक्ता जो है यूपी में बिजली के 2 करोड़ 83 लाख है, जिसमें 1 करोड़ 9 लाख आज तक लोग बिजली का नहीं दिए हैं। मेरा मानना है कि इस पर जो है आप लोग जो है सभी राजनीतिक दल, जिस पार्टी की भी सरकार आए, वह जो है कम से कम रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करे। वो कैसे बढ़ेगा, तभी आप जो चमचमाती जो है सड़कें दे पाएंगे कोई भी पार्टी। दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सरकारी जो मुद्दे होते हैं उसको लेकर के सपा गठबंधन और भाजपा में क्या स्थिति रहेगी। मेरा ये मानना है कि कुछ मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी जो है काफी बढ़त ली हुई है। मसलन जो है राशन के मसले पर, सुरक्षा के मसले पर तमाम खामियां हैं। सुरक्षा को लेकर के सही सवाल उठ सकते हैं, हाथरस का मुद्दा हो, नाव का मुद्दा हो, फिर लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप किसी के पास जाइए, हम जहाँ सज्जित भाई जहाँ रोड सड़क पर पूछे की, तो तमाम लोग ऐसे कहते मिल जाएंगे कि नहीं, कानून व्यवस्था बेहतर है, सुरक्षा बेहतर है। लेकिन हाँ, एक सेक्शन यह भी है जो बेरोजगारी को लेकर के कहीं ना कहीं जो सवाल उठाता है, महंगाई को लेकर के आता है, तो वह कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता है। लेकिन जो डिलीवरी सिस्टम मजबूत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देती है। तो ये दोनों चीजों को हम लोगों को देखना होगा। किसी एक पक्ष को हम आप जो है मजबूत करना थोड़ा आज की तारीख में उचित नहीं होगा। जी ठीक। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश जाति मजहब के भेदभाव में जकड़ा था और आज यूपी में विकास के काम हो रहे हैं। लोग प्रदेश में इंडस्ट्री लगाना पसंद कर रहे हैं। जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा, उस गाड़ी में समझो गुंडा। ये बयान दिया है नंद गोपाल नंदी ने। तो बयानों के बाण भी चलाए जा रहे हैं, अपने अपनी जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। आज चूंकि 5वें चरण का मतदान हो रहा है और उस बीच कई दिग्गजों ने मतदान भी किए और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें चूंकि कई जगह से
कई तरह की खबरें और सिराथू विधानसभा में कई जगह ईवीएम खराब की शिकायत है। बूथ नंबर 378, 333, 358, 910 पे ईवीएम खराब है और ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में है और उनके ही इस क्षेत्र में कई जगह कई बूथों पे ईवीएम खराब हो चुकी है और सुबह से ही कई शिकायतें यहां से ईवीएम खराबी की आ रही थी। चर्चा पे वापस लौटते हैं क्योंकि चुनाव से जुड़ी महा कवरेज आज दिन भर प्राइम न्यूज पर जारी रहेगी और पल पल की जानकारी चुनाव से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद जी, एक सवाल आपसे और है कि एक ये परसेप्शन है कि धर्म और जाति अगर इनको दो तराजू में देखें तो अगर धर्म के नाम पे वोट पड़ा तो कहा यह जा रहा है भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और अगर जाति के नाम पे वोट पड़ा तो फिर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं इसको दूसरे अर्थ में देखता हूँ राजेश जी। देखिए, धर्म को कोई एक जाति का एक जो विशेष समुदाय का नहीं है, सभी लोगों का है। और गांधी जी भी कहा करते थे कि धर्म विहीन जो राजनीति होती है वो फांसीवादी राजनीति होती है और वो स्वीकार नहीं करते थे। तो जो लोग धर्म को राजनीति से अलग करने की बात करते हो कहीं ना कहीं जो है संवेदना को भी जो है राजनीति से अलग की बात करते हैं। धर्म का मतलब यह नहीं होता है कि हम जो है कर्मकांडी हो जाए। धर्म का मतलब ये होता है कि सर्व समाज के लिए जो हमारी जो विचारधारा है समरसता की हो। दूसरी बात जो आपने कहा कि जाति अगर कहीं समाजवादी पार्टी जीती है तो जाति गोलबंदी मजबूत, यह भी इसका उलट यह है कि आप देखेंगे 2012 में तो जातियों के बहुत एकजुट होने के बाद भी समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र में केवल 31% जो है वोट हासिल की और वही 2017 में भारतीय जनता पार्टी जो है 41% वोट हासिल की। तो धर्म और जाति को हम लोग अलग करके नहीं देख सकते हैं क्योंकि जातियां ही जो है धर्म के आवरण में भी कभी रहती है और कभी जो है धर्म को किनारे करके जाति बिल्कुल ठीक पर जो है आ टिकती है। तो ये दोनों बातों को हम लोग जो है अलग करके थोड़ा व्याख्या करना बड़ा कठिन हो जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सत्यजीत जी, आखिरी टिप्पणी आपकी, उसके बाद दीपक जी के पास भी जाएंगे। इस चरण में, इस चुनाव में कहां देख रहे हैं, क्या उम्मीद है इस 5वें चरण से आपको? 5वें चरण में राजेश जी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ अग्रसरित हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। 61 सीटों में हमें 51 सीटें मिलने जा रही हैं। 50 से अधिक सीटें पा करके हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और इनके नारे के खिलाफ, जैसे मैंने कहा बार बार कि धर्म की राजनीति करने वालों को हम लोग जवाब देंगे, जनता जवाब देगी। इनका नारा था, ये कहते हैं मारो काटो मंदिर मस्जिद याद करो, हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। समाजवादियों का ये नारा रहा है कि बेघर बेदर लोगों को आबाद करना है, लेकिन इनका नारा रहा है कि मारो काटो और मंदिर मस्जिद याद करो। तो मेरा अपना मानना है कि जनता इस बात को समझ चुकी है और जनता चूंकि इनको जवाब देगी, समझ चुकी है, इसलिए जवाब देगी। और मेरा अपना मानना है कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है और समाजवादी इस बार जो है अच्छा काम करके जनता के सामने रखेंगे। 14 वर्ष के वनवास पहले काट चुके हैं, इस बार 28 वर्ष का वनवास काटने के लिए जनता को भेज देगी। दीपक सोनकर, सत्यजीत जी की बात पे टिप्पणी और 5वें चरण से उम्मीदें। देखिए, वनवास पे कौन जाएगा राजेश जी, ये तो निश्चित 10 मार्च को हो जाएगा। और दूसरा, आज की जो मैं बताना चाहता हूँ कि केवल कि उत्तर प्रदेश की जनता सुशासन और सुरक्षा पर जाएगी, उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षा और विश्वास पर जा रही है, उत्तर प्रदेश की जनता आतंकवाद के संरक्षण को भगाने वाले के साथ जाएगी, उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से मुंह माफिया राज, गुंडा राज खत्म कर रहा है उसके साथ जाएगी, उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से अच्छी बेहतरी देने का काम किया है उसके साथ जाएगी, उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से विकास को हर एक व्यक्ति तक, गरीब दलित शोषित वंचितों तक पहुंचाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता अर्थव्यवस्था माने आस्था के क्षेत्र में क्रियान्वयन करने वालों के साथ जाने वाली है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो बदलाव है उस बदलाव और विकास के मुद्दे के साथ जाने वाली है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 2022-2024 को सपा साफ हो जाएगी और तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 300 से अधिक सीटों से फिर से ठीक। आप कह रहे हैं 300 से ज्यादा हमारी आ रही है, वो कह रहे हैं 300 से ज्यादा हमारी है। हालांकि 400 कुछ सीटें हैं, 403 सीटें हैं और आप लोगों के अपने अपने दावे हैं। जनता तय करेगी वो किसके साथ जाएगी, किसके खिलाफ। वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया दीपक सोनकर, सत्यजीत सिंह जी और अरविंद जयतिलक जी, प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, 5वें चरण का मतदान चल रहा है, सबके अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी जीत की बात की जा रही है, लेकिन बारी जनता की है, आपके विवेक की है कि आज अपने विवेक का इस्तेमाल करके सरकार को चुने, मतदान करें। प्राइम न्यूज भी आपसे अपील कर रहा है कि पहले मतदान करें फिर कोई काम करें। और ये 5वें चरण का जो रण है उस पे दिन भर प्राइम न्यूज पे महा कवरेज जारी है और चुनाव से जुड़ी पल पल की जानकारियां हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी ये महा कवरेज जारी है।